जन्नत के पत्ते। ताया फुरकान और साइमा ताई इधर उधर की छोटी मोटी बातें करके ही जल्दी उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त वो जहान के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पे सबको मदऊ करके गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? उनके जाने के बाद सलमान साहब जहान से पूछने लगे। बस यही 4 दिन, फिर तुम अपनी फ़्लाइट बुक करवाना तो हया की मत करवाना, वो वापस नहीं जाएगी। हया ने चौंक कर अब्बा को देखा। ओके, जहान ने एक सरसरी नज़र उस पर डालते हुए शाने उचका दिए। मगर अब्बा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। वो एकदम बहुत परेशान हो गई थी। मैं तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की फ़िक्र छोड़ो। अब मेरा मज़ीद हौसला नहीं है तुम्हें बाहर भेजने का। उस बच्ची का जनाजा भुगताया है मैंने, इतनी दूर अकेली बच्चियां भेजना कहाँ की अक्लमंदी है। कल को कुछ हुआ तो? अब्बा, उसके ब्रेन में अंदर बहुत पहले से। हया, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया? उनका अंदाज इतना दो टोक और सख्त था कि उसने सर झुका दिया। जी अब्बा। जहान लाताल्लुक सा बैठा चाय के घूंट भर रहा था। ताया फुरकान की पोर्च की बत्तियां रात की तारीकी में जगमगा रही थीं। वो और जहान फातिमा के हमरा चलते हुए बरामदे के दरवाजे तक आए थे। सलमान साहब का कोई ऑफिशियल डिनर था, सो उन्होंने माजरत कर ली थी। दरवाजे के करीब जहान रुका और झुककर बूट का तस्मा खोलने लगा। फातिमा ने रुककर अचंभे से उसे देखा। पाकिस्तान में जूते पहनकर घर में दाखिल होते हैं। वो इतनी कबीदा खातिर और बेजार थीं कि जहान से मुखातिब होने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर भी कह उठी, ओह सॉरी। वो ज़रा चौंका, फिर जल्दी से तस्मे की गिरह लगाकर सीधा हुआ। ये वो पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान आकर उन दोनों के दरमियान हुई थी। तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, इसलिए वो रुका था। उसने उलझी सी खड़ी फातिमा के करीब सरगोशी करके वजह बताई और आगे बढ़ गए। डाइनिंग हॉल में बहुत पुरतकल्लुफ़ खाना सजा था। साइमा ताई ने खूब एहतमाम कर रखा था। जहान बहुत मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा था। कोई कुछ पूछता तो जवाब देता और फिर खामोशी से खाना खाने लग जाता। इरम, सोनिया भाभी और दावर भाई के उस तरफ बैठी थी। फ़ारूक की कॉल थी, सो वो हस्पताल में था। इरम हया से ज़रा रुखाई से मिली। उसका खिंचा खिंचा और खामोश सा अंदाज हया को सारी वजह समझा गया। इस रात वो यकीनन पकड़ी गई थी, मगर हया ने उसे नहीं बचाया, सो ताया के सामने उसका पोल खुल गया। इसीलिए वो हया को इस सब का जिम्मेदार समझती थी, मगर उसने असर नहीं लिया। वो डीजे का सदमा इतना गहरा लिए हुई थी कि उसे अब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। दावर भाई और ताया फुरकान जहान से तुर्की के मुतालिक छोटी छोटी बातें यूं ही बरसबील तज़किरा पूछ रहे थे और वो नपे तुले जवाब दे रहा था। कभी तुर्की आए तो तुम्हारी तरफ ज़रूर आएंगे, दावर भाई ने सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोनिया मुस्कुराई। ताई ने फ़ौरन दावर भाई को देखा। मेरा मतलब है हम सब। दावर भाई ने जल्दी से तस्दीक की। सोनिया ने सर झुका दिया। श्योर, जहान ने शाने उचका दिए। जैसे आप आएँ या ना आएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? खाना दरमियान में था जब ताया फुरकान ने बहुत सरसरी से अंदाज में कहते हुए गोया पहला पत्ता फेंका। हया ने ज़रा चौंक कर उन्हें देखा और फिर फातिमा को, जो हया की तरह ही चौंकी थी। जो बात इन 2 माह में वो खुद और इतने अरसे से उसके माँ बाप सबीन फुप्पो या जहान से नहीं पूछ सके थे, वो ताया फुरकान ने बड़े आराम से पूछ ली थी। कुछ सरमाया जमा हुआ तो जवाहिर माल में एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा। चमचे और कांटे से चावल प्लेट से उठाते हुए उसने जवाब दिया। तुम दावर से साल भर ही छोटे हो ना? उसने इस बात में सर हिला दिया। भाई, दावर मियाँ तो अब मज़ीद इस्टेब्लिश होने के हक़ में बिल्कुल नहीं थे और साहबजादे का ख्याल ये था कि इस उम्र में फ़ैमिली शुरू कर देनी चाहिए, सो हमने उसकी शादी कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है?
ताया फुरकान चावलों की प्लेट में रायता डालते हुए पूछ रहे थे। हया के हल्क में निवाला पसने लगा। उसने झुका सर मज़ीद झुका दिया। उसने ज़रा से कंधे उचकाए। दावर के पास उसके वालिद का इस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, सो वो इस पॉइंट पे शादी अफोर्ड कर सकता था। उसने सलाद की प्लेट से खीरे का एक टुकड़ा अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, काम तो खैर तुम्हारा भी इस्टेब्लिश हो गया है, मेरे ऊपर अभी काफ़ी कर्ज है, वो ज़रा हल्का हो जाए तो ही कुछ सोचूंगा। भैया ने गर्दन मज़ीद झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान इस वक्त ही शादी करे जब वो इस जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद को बहुत अहमियत नहीं देते और अपनी मर्ज़ी करते हुए उनके तय करदा रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पर राज़ी हो गए, वरना तो। उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवारी से शिकवें उभरी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। वेल, ये डिपेंड करता है, जहान ने ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा। मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीख साया लहराया और हया की गर्दन मज़ीद झुक गई। भरे पिंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है, ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायीद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ़्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर इसी स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने इसकी माँ से कहा कि इसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क में यूं तनहा जाती है तो पूरा ख़ानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है, वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए ना बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुरा कर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही थी, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ा। उसने ज़रा सी नफ़ी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी। उसे इल्म नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए हैं या नहीं। चलो, तुम रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इरम का होता है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो जोड़ा अच्छा लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सभी कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने एक नज़र जहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दिया बेटा? और लो, खाना ठीक नहीं लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी। वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मंदी मंदी सी आंखें खोलीं और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उसे पता था
کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا۔ ہیلو، اس نے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما، خوبصورت، گمبھیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی ہو مجھے فون مت کیجیے گا۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔